हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी। 12th क्लास वेलकम अगेन। तो यार आज रे ऑप्टिक्स का शायद देखो कोशिश करेंगे, लास्ट लेक्चर होगा। ओके, अपना टेलीस्कोप्स रह गए, कोशिश करेंगे आज कवर अप कर दें। बहुत ज़्यादा लंबा खिंचता हुआ नजर आया तो फिर कुछ पार्ट कल के लेक्चर में जा सकता है। तो मान के चलते हैं कि आज अपना लास्ट लेक्चर है। अगर ये कल के लेक्चर में गया भी तो छोटा सा पार्ट इसका बचेगा। तो देखते हैं, सवा घंटे से ऊपर चले गया तो फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, अगला पार्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। कोशिश पूरी है कि आज रे ऑप्टिक्स का जो 15th वीडियो लेक्चर है उसमें हम इसको कवर अप कर देंगे। ओके, तो हमने लास्ट टाइम यार टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप स्टार्ट किया था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से माइक्रोस्कोप सिंपल एंड कंपाउंड हो गया अपना, रिजल्ट्स आ गए। न्यूमेरिकल्स अभी नहीं किए, वो भी कर लेंगे। अगली बात है फिर टेलीस्कोप। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यार सिलेबस के हिसाब से देखो दो ही थे, एक माइक्रोस्कोप और दूसरा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब भैया दूर की चीज को देखना, टेलीविजन दूर का विजन, टेलीस्कोप दूर का स्कोप दिखाने वाला इंस्ट्रूमेंट। तो अपना जो टॉपिक है आज का यार ये है टेलीस्कोप। ठीक है जी। अब ये तो पता ही है कि अब टेलीस्कोप क्या चीज है। कई तरह के होंगे, फिर वही बात, होंगे तो बहुत तरह के, लेकिन हम बहुत ज्यादा फैलेंगे नहीं। पर्टिकुलरली जो करना है एज पर सिलेबस, वहां पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, नॉलेज गेन करने के लिए भैया जितना मर्जी करते रहो, लेकिन एक बार जो सिलेबस है उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। जो दो चार रिजल्ट और दो चार डायग्राम है उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे, और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं उनको फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। तो अगर मैं वैसे बात करूं यार थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, तो टेलीस्कोप को दो कैटेगरी में बांट दूंगा। एक जिसको हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल यानी यार जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है। दूर आसमान में चांद सितारे अगर देखने हो तो किसकी हेल्प से देखने पड़ेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, अच्छा एक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल यानी यार धरती के ऊपर, मतलब अगर हम वैसे कुछ दूर तक, कुछ भी वो काफी हो सकता है, अगर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो टेलीस्कोप हो सकता है। लेकिन वो कौन सा वाला होगा बेटा, टेरेस्ट्रियल। मतलब ये इतनी बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ काम अपना चला देगा कि टेलीस्कोप से दूर तक का हम व्यू ले सकते हैं। तो अगर हम अर्थ के ऊपर ही मतलब डे टू डे लाइफ में ताक झांक करने के लिए कोई टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं तो टेरेस्ट्रियल होगा यार। अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो वो एस्ट्रोनॉमिकल होगा। इसकी मैग्निफिकेशन जाहिर सी बात है फिर बहुत जबरदस्त होगी। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन दोनों में अगर फर्क देखो तो टेरेस्ट्रियल सीधी इमेज बनाएगा और एस्ट्रोनॉमिकल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, उल्टी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में फर्क नहीं पड़ता, देख उल्टी बने सीधी बने कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पहली बात तो अगर नए ऑब्जेक्ट खोज रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं सारा सीधा कौन है उसका उल्टा कौन सा है। और दूसरी बात, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या तो इरेगुलर शेप के होंगे या फिर स्फेरिकल शेप के हैं। अब उससे सीधे उल्टी से कोई ज्यादा फर्क चीजों को नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप डे टू डे लाइफ की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप तो भैया उल्टी नहीं ना, सीधी इमेज बननी चाहिए। तो टेरेस्ट्रियल की एक तो मैग्निफिकेशन इससे चलो थोड़ी कम होती है, दूसरा फिर ये इरेक्ट इमेज बनाता है उसका सिस्टम, लेकिन हम करेंगे नहीं। टेरेस्ट्रियल अपने सिलेबस में नहीं है, उसको हमने करना नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल ये वही करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी इसकी। ओके, तो टेरेस्ट्रियल मैंने बोला करेंगे ही नहीं। जब करेंगे नहीं तो छोड़ो उसको, ज्यादा फैलते नहीं है, टाइम तो अपना ही लग रहा ना। आते हैं किस पे, पर्टिकुलरली सिलेबस पर। अब सिलेबस में क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल है तो ये करेंगे। अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल फिर आगे दो टाइप के होंगे,
एक जिसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, और दूसरा जिसको हमने बोलना है रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिंग या फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब यार रिफ्रैक्टिंग मतलब रिफ्रैक्शन का यूज होना, रिफ्लेक्टिंग यानी रिफ्लेक्शन का यूज होना। अब रिफ्लेक्शन का यूज होना यानी मिरर जैसी कुछ चीजों का यूज होना। देख टेलीस्कोप है ना, लेंस तो उसमें लगेंगे लगेंगे, यानी रिफ्रैक्शन का तो यूज होगा ही होगा, चाहे वो रिफ्रैक्टिंग टाइप हो चाहे वो रिफ्लेक्टिंग टाइप हो, दोनों में लेंसेज का तो यूज होना ही होना है, क्योंकि अब मैग्निफिकेशन वगैरह फोकसिंग वगैरह तो किसने करनी है भाई, लेंसेज नहीं करनी है ना। यार रिफ्रैक्टिंग टाइप में ओनली लेंसेज का यूज होगा, मिरर का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं होगा। और अगर हम मिरर्स का भी बीच में अब क्यों करेंगे, अब वो आगे की बात है, को फायदा मिल रहा होगा तभी लगाएंगे ना, बिना मतलब के थोड़ी मिरर लगा दिया होगा। तो अगर लेंसेज के साथ मिरर्स का भी यूज कर लो तो वो रिफ्लेक्टिंग टाइप हो गया, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। अगर ओनली लेंसेज का यूज कर रहे हो तो वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, दोनों एस्ट्रोनॉमिकल हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को, तो मैग्निफिकेशन तो खैर दोनों की काफी ज्यादा होगी, चाहे आप रिफ्रैक्टिंग ले लो चाहे आप रिफ्लेक्टिंग ले लो। लेकिन रिफ्रैक्टिंग के कंपैरिजन में बढ़िया माने जाते हैं। बढ़िया माने क्या जाते हैं, बढ़िया होते हैं, कारण कि मैग्निफिकेशन तो चलो दोनों की बढ़िया होती है, ठीक होती है, लेकिन मिरर्स का यूज करने से जो इमेज की ब्राइटनेस है या जो लाइट आ रही है ना सोर्स से, वो दूर के ऑब्जेक्ट से, उसको थोड़ा क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, तो इमेज बढ़िया बनती है। इसकी इमेज फीकी बन जाएगी, ब्राइटनेस कम होगी, इसकी इमेज की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैग्निफिकेशन लगभग दोनों की मान के चलो, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा देता है, इसलिए ज्यादा बढ़िया माना जाता है। और प्रैक्टिकली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो यूज होते हैं प्रैक्टिकली वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप ही होते हैं। दोनों सिलेबस में दोनों हमने पढ़ने, दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, दोनों के बीच में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मतलब कंपैरिजन भी आ जाता है, तो हमने करने हैं, दोनों करने हैं। दो डायग्राम इसके बनेंगे, दो डायग्राम इसके बनेंगे, ये मजाक मजाक में हो जाएगा, इसमें चलो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो पहले हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कर रहे हैं, उसके बाद फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप पर आ जाएंगे। कोशिश करते हैं आज ही निपटारा कर दे इसका, एक दो डेरिवेशन सी है वो भी करा देंगे। तो अगली हेडिंग अब टेलीस्कोप, ठीक है, नहीं टेलीस्कोप तो डली हुई है हेडिंग, अगली हेडिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है जी, अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंडर फिर दो हैं, कौन कौन से, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो पहले हम करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो डालो भैया हेडिंग, कौन सा वाला, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब देखो टेलीस्कोप जो है ना, उसमें आपका ऑब्जेक्ट का पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे। देखो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है। तो जब हम माइक्रोस्कोप बना रहे थे ना, उसमें ऑब्जेक्ट को रखते थे कि ये ऑब्जेक्ट है जी ए बी। यहां पे ऑब्जेक्ट हमें
दिखाई नहीं दे रहा, वो तो टेलीस्कोप की हेल्प से दिखाई दे रहा है, वैसे थोड़ी पता है ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो इसकी बेटा जब भी टेलीस्कोप की इमेज बनानी है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग टाइप एटी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। भैया पेपर में एटी मत लिखाना, नहीं तो वो आपको एग्जामिनर नीचे लिख के भेज देगा 80 बोले तो। अब 80 बोले तो कैसे बताओगे, तो आपने पूरा लिख देना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके जी, ये इसका सबसे पहले क्या बनेगा, रे डायग्राम। रे डायग्राम में ये है जी अपना पहला लेंस, पहला लेंस। पहले लेंस को क्या बोलना है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, ये अपना फर्स्ट लेंस है, इसको हमने क्या बोलना है जी, ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव है जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट करेगा। अब हमने बोला ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, तो रेज कहां से आती हुई नजर आनी चाहिए, इन्फिनिटी से। तो ये आ रही है भाई इन्फिनिटी से रेज, इन्फिनिटी से आती हुई रेज कैसी शो करनी होती है, पैरेलल। तो ये है जी अपना ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कोई भी लेंस है इमेज कहां बनाएगा, अपने फोकस पर। तो अब ये लाइन सीधी जाने दी मैंने, ये तीनों की तीनों फोकस पे मिलेंगी और इमेज बनाएंगी। तो इसको थोड़ा चल मोड़ देते हैं, इसको यहां पे मोड़ देते हैं, तीनों जहां मिल गई वहां इमेज बन गई। और हम कहेंगे कि ये ए डैश बी डैश, ये कहीं ए बी था, ए बी दिखाई नहीं दे रहा, इमेज को ए डैश बी डैश ही लिखते हैं। यार ये इमेज बन गई, कहां बनी, ऑब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बी डैश भी है और यही पॉइंट एफ ओ भी है, यही पॉइंट बी डैश भी है। चल बी डैश तो है ही, लेकिन ये पहले वाले लेंस का फोकस भी है। ओके डन। तो पहले लेंस ने फोकस पे इमेज बना दी। अब फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली बनाते हैं या फिर हम इन्फिनिटी वाली बनाते हैं। तो जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो हमने बनानी है पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फिर वो नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इन्फिनिटी वाला केस भी बना देंगे। तो मैंने बोला अगले लेंस को मैं कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा कि उसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ ऐसे आ जाए कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है उसके पास और कर देते हैं, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। यानी ये पहले का ऑप्टिकल सेंटर, ये दूसरे का, और दूसरे का फोकस इस वक्त यहां पे कहीं है। यार दूसरे लेंस का नाम आई लेंस रखूंगा, इसलिए ये हो गया इसका फोकस एफ ई हो गया। यहां पे लेंस बना ले यार, थोड़ा सा नाप तोल कर कर। ये दूसरा लेंस हो गया, छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, आई लेंस छोटा होगा। ये दूसरा लेंस हो गया जो आई लेंस है। आई लेंस मतलब जिससे आंख सटाकर तुम लोग देखोगे, तो ये आई लेंस हो गया। ये इसका एफ ई है, ऐसे यहां पर कहीं पर लगभग इतने डिस्टेंस पर इसका क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए। तो ये हो गया एफ ई। ठीक है जी, दोनों तरफ फोकस लेना होता है ना। चल इसको भी क्या मान लिया मैंने, एफ ई मान लिया। तो ऑब्जेक्ट कहां आया, इसके लिए बेटा ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है, पहले की इमेज ए डैश बी डैश है, दूसरे लेंस यानी आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है। तो जब इसकी इमेज बनेगी
तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये पैरेलल वाली कहां से भेजते होते हो? फोकस से। पैरेलल वाली चली गई फोकस से मेरे भाई, और दूसरी कहां से भेजते होते हो? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधा निकल आएगी, फीकी बन गई भैया। अब इसके ऊपर दूसरी बनाऊंगा तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बस इसको ऐसे ही रहने दो। ओके, आगे तो मिलेंगी नहीं, क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा भैया, स्केल से एक्सटेंड करना। जहां मिल गई वो होगी तुम्हारी A डबल डैश B डबल डैश, परपेंडिकुलर डाल दो, ये बन गई तुम्हारी फाइनल इमेज। यहां पर आप अपनी अखियां को सटा कर रख दोगे तो इमेज देख लोगे। ये आई है, देखने वाला इधर से देख रहा है, इसने पहले इंटरमीडिएट इमेज बनाई, इसने यह फाइनल इमेज बनाई। फाइनली ये यहां पर दिखनी है, इन्वर्टेड दिखनी है, मैग्नीफाइड दिखनी है। दोनों ने मिलकर उसने रेज को इकट्ठा किया भाई। इन्फिनिटी से जब फोकस पे बनती है रे, तो वो तो खैर डिमिनिश बनती है, लेकिन ले तो आया ना इन्फिनिटी से, पहले तो दिख ही नहीं रही थी। इन्फिनिटी वाली रेज को फोकस कर दिया इसने, उनको मैग्नीफाई कर दिया, दिखा दी, बढ़िया करके आपको दिख जाएगी। तो ये रे डायग्राम है यार। मैंने बोला सारा खेल डायग्राम का है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब अगला पार्ट इसकी, चलो जो भी है मैग्निफिकेशन में ड्राइव करूंगा, लेकिन सारा खेल डायग्राम का है। आगे की डेरिवेशन डेरिवेशन आती हो ना आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम आ गया तो भी आधे नंबर तो आधे क्या, आधे से ज्यादा मिल जाएंगे। डायग्राम नहीं आता होगा तो जब फोटो ही नहीं बनाओगे तो डिराइव कहां से कर लोगे? तो बेटा प्रैक्टिस कर लो डायग्राम बनाने की। ये ऑब्जेक्टिव, इसने रेज को फोकस पे कलेक्ट किया, फाइनल इमेज कहां बन गई? ये A डबल डैश B डबल डैश तुम्हारी क्या हो गई? फाइनल इमेज हो गई जी। ओके, अब अगली बात ये, जब ये हो जाएगा तो हमें इस पे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? एक एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मैंने बोला था तुम्हें कि एंगुलर मैग्निफिकेशन में बार बार डिफाइन नहीं करूंगा, तो अगली अब बात अपनी आ गई इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन भाई। ठीक है जी, अगर मुझे एंगुलर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी हो तो मैं फिर वही बोलूंगा कि जी एंगुलर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? M से। और ये क्या है? बीटा बाय अल्फा। इट इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अगर भैया एग्जाम में आएगा, तुमने तो हर बार डिफाइन, तुम्हें हर 4 बार थोड़ी आएगा, तुम्हें तो कोई एक आ जाएगा क्वेश्चन, तुमने एक बार डिफाइन कर देनी है। अब एक बार तो मैंने भी की थी, अब मैं 4 बार करा रहा हूं। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराऊंगा, फिर सिंपल कराऊंगा, फिर ये टेलीस्कोप कराऊंगा, तो मैं 4 बार थोड़ा डिफाइन करता रहूंगा। तो एग्जाम में आपने ये लिखने से पहले डिफाइन कर देना है कि M इक्वल टू बीटा बाय अल्फा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब बीटा क्या था यहां पर? इट इज एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। बीटा क्या था? इट इज एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज। जब इमेज कहां बन रही हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो। When it is formed at least distance of distinct vision। और अल्फा क्या है यार? इट इज एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इट इज एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा हिसाब किताब लगाकर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां दिख ही नहीं रहा। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट हइयो ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो कहां है? इन्फिनिटी पे। अब पिछले जो माइक्रोस्कोप वाले डायग्राम थे उसमें तो ऑब्जेक्ट दिख रहा था भाई, ए बी। अब ए बी ने कैसे कैसे एंगल बनाया हमने ढूंढ लिया था।
कि ए बी जो है ऑब्जेक्ट है वो कैसे आई पे यानी आई लेंस पे, आई पर बनने वाला एंगल यानी आई लेंस पे बनने वाला एंगल। तुमने एडजस्ट रिड्यूस करके याद करो ढूंढ लिया था, पिछले लेक्चर में देखा होगा तुमने। अब यहां पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इमेज जो है, इमेज चल ठीक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बनी है, इसने आई पर जो एंगल बनाया है वो तो दिख रहा, देख ये इमेज है, इसने जो आई यानी आई लेंस पे जो एंगल बनाया वो ये, यानी देख बीटा तो दिख गया, अब पंगा किसका है, अल्फा का है। अब जितनी बातें मैं तुम्हें समझाने लग जाता हूं यार, तुमने सारी नहीं समझानी होती है एग्जाम में, तुम तो अपना डायरेक्ट बना बनवा ना, लेकिन अब मैं तो तुम्हें समझा दूं ना, नहीं तो मन में लेके घूमते रहोगे। अब मन में नहीं ना लेके घूमना चाहिए हर एक चीज को, तो हम आपको समझा देते हैं कि कैसे अल्फा हम अब ढूंढेंगे। अब ध्यान से सुनना, अल्फा है क्या, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है। अब ऑब्जेक्ट आई पर तो बना नहीं सकता क्योंकि बीच में आई लेंस होता है, तो ऑब्जेक्ट आई लेंस पे जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट है भाई इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट ने आई पे जो एंगल बनाना था वही उसने आई लेंस पे बनाना था। अब देख आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में कोई खास फर्क नहीं है, अगर मैं इंफिनिटी के कंपैरिजन कर लूं तो, अगर मैं इंफिनिटी के साथ इन दोनों के बीच की दूरी का कंपैरिजन कर लूं तो यार क्या दूरी है ये, इंफिनिटी का थोड़ी मुकाबला कर पाएगी। तो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी से, इंफिनिट एग्जैक्टली तो इंफिनिटी पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट का आई पे बनने वाला एंगल अल्फा है, आई लेंस पे बनने वाला एंगल भी अल्फा ही है क्योंकि आई और आई लेंस तो जुड़े हुए हैं, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि यार ऑब्जेक्ट ने जितना का एंगल आई लेंस पे बनाना था लगभग वही एंगल ऑब्जेक्टिव लेंस पे भी बनाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई खास फर्क नहीं है, जितना एंगल यार उसने इस पे बनाया उतना ही उस पे बनाएगा। अब उस पे एंगल कहां से लूं, बन नहीं रहा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पे जो एंगल बना रहा है वो तो साफ साफ दिख रहा है, ये वाला एंगल। तो यार यहां पर अब मैं इसी एंगल को मान सकता हूं, और मान बेटा ऐसी तुक्का नहीं है, मान सकते हैं कि जी ऑब्जेक्ट ने जितना का ऑब्जेक्टिव पे एंगल बनाया होगा उतना कहीं उसने आई लेंस पे बनाया होगा, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी से आ रही है रेज, इन दोनों के बीच में कोई खास फर्क तो थोड़ी है। तो यार इसको मैं मान लूंगा, फोटो में ये ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल ऑब्जेक्टिव पे है, लेकिन डेफिनेशन में अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द आई या आई लेंस है, लेकिन दोनों के बीच में वो फर्क नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव वाला जो एंगल है वही आई लेंस वाला एंगल भी मान लिया जाएगा। तो ये अगर अल्फा है तो इसको मैं क्या मान लूंगा, अल्फा मान लूंगा। अब इससे फिर अपना काम चल जाएगा यार, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ओके, बाकी कुछ नहीं है। बाकी फिर हम कर लेंगे कि m इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ओके। अगली बात फिर तुम्हें पता ही है। अच्छा, इतनी कहानी जो है वो नहीं तुमने सुनानी, तुमने कहानी नहीं सुनानी, तुमने ऐसे डायग्राम बना दिया, डायग्राम के मिल गए तुम्हें नंबर, अगर एग्जाम में आ गया तो डायग्राम के नंबर मिल गए, 3 का होगा तो 2 तो यही मिल गए ना। उसके बाद ये डेरिवेशन वाला पार्ट 1 का नंबर का रह जाता है, उसमें आपने कहना है एंगुलर मैग्निफिकेशन ये होती है जी, डेफिनेशन दे दी, बीटा ये होता है, अल्फा ये होता है, और फोटो में बना देना ये अल्फा रहा है ये बीटा रहा। इतनी लंबी कहानी नहीं की, ऐसे ऐसे दोनों के बीच में डिस्टेंस था, कुछ नहीं बताना किसी को, मैंने तुम्हें बता दिया, अपने पास ही रखो। तो बेटा मैग्निफिकेशन हो गई बीटा बाय अल्फा। अब अगले स्टेप में तुम्हें पता है इसके साथ क्या कर देना है, tan बीटा बाय tan ऑफ
अल्फा कर देना है। तो यार m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा, वैल्यू पुट कर दो यार, देख देख के। अब क्या दिक्कत है, tan बीटा देखना जरा, कुछ इस हिसाब से पुट करनी पड़ेगी कि हमें कुछ फायदा भी नजर आता हो। तो बेटा tan बीटा और ये क्या है, tan ऑफ अल्फा। थोड़ा ध्यान देना, tan बीटा में आप a डबल डैश ये भी ले सकते हो, लेकिन हम a डैश b डैश लेकर चलेंगे क्योंकि दोनों में ये कॉमन आएगा और कटेगा। tan बीटा यार a डबल डैश, यहां पे ये जो b डबल डैश है इसको भी लेके चल सकते थे, लेकिन ये नहीं लेकर चलेंगे हम। ये tan बीटा यहां से निकालेंगे, a डैश b डैश परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया b डैश c2। ध्यान देना बस कौन सा यूज करना है। तो ये हो गया a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश c2 आ गया, और नीचे tan अल्फा में a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश c1 आ गया। ठीक है, a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश c1 आ गया। अब देख a डैश b डैश कट जाएगा, ये बनेगा b डैश c1 डिवाइडेड बाय b डैश c2। चेक कर लो भाई, गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। m इज इक्वल टू a डैश b डैश कट गए, b डैश c1। थोड़ा सा ध्यान देना डायग्राम में, ध्यान देना डायग्राम में से निकालना है हमने कुछ। तो देखो जी b डैश c1, ये b डैश है, ये c1 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो यार ये जो b डैश यानी ये जो है और ये c1 जो है, ये देख यार इनके बीच की जो दूरी है वो v है, v। पहले ने जहां पर इमेज बनाई तो वो उसका इमेज डिस्टेंस हो गया ना, तो पहले के लिए ये v है। लेकिन थोड़ा और ध्यान से देख लो, ये जो v है ये इसकी फोकल लेंथ के इक्वल भी है, देख, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से तो इमेज फोकस पे बनी ना। तो जो फर्स्ट लेंस है यार ऑब्जेक्टिव, ये उसका इमेज डिस्टेंस था, लेकिन वही फोकल लेंथ के इक्वल भी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यह है b डैश c1, b डैश c1 क्लियरली किसके इक्वल आ रहा है, यहां पे लिख देते हैं एक बार यार। b डैश फ्रॉम फिगर, जो b डैश c1 है वो क्लियरली किसके इक्वल आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव लेनी है, उधर को पॉजिटिव है। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। अब अगली बात, जो b डैश c2 है वो भी देख ले यार। ये जो b डैश है और ये c2 है, अगर मैं ये b डैश है, ये c2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को चेक करूं कि अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, b डैश c2। तो ये यार सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है ना, a डैश b डैश सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है सेकंड वाले लेंस के लिए u का रोल अदा करेगा भाई। ये जो डिस्टेंस था b डैश c1 सेकंड लेंस के लिए, सॉरी पहले वाले लेंस के लिए v का रोल अदा करता है, और ये वाली जो चीज बची है दूसरे लेंस के लिए u का रोल अदा कर रहा है। दूसरा लेंस आई लेंस है, आई लेंस यानी e है, तो ये u e हो गया। ध्यान से सुनना, ये u e हो गया। तो अगर मैं देखता हूं b डैश c2, b डैश c2 ये u e है, लेकिन नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई यू तो नेगेटिव है, ये v पॉजिटिव था, ये पहले लेंस के लिए तो पॉजिटिव है, दूसरे लेंस के लिए क्या है
नेगेटिव है, चलो नेगेटिव हो गया, इससे क्या हुआ, इससे मेरी मैग्निफिकेशन की एक्सप्रेशन आ रही है b डैश C1 किसके इक्वल, FO के इक्वल, b डैश C2 किसके इक्वल, UE के इक्वल, माइनस था, तो खैर मैग्निफिकेशन तो आ गई। इसको मैग्निफिकेशन मान सकते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। FO गिवन क्वांटिटीज में है, दो लेंस होंगे, इसकी फोकल लेंथ दे रखी होगी, उसकी फोकल लेंथ दे रखी होगी, इसकी फोकल लेंथ FO है, इसकी फोकल लेंथ FE है। तो FO तो चल ठीक है, बढ़िया आ गया, रिजल्ट बढ़िया लगेगा FO के टर्म्स में, लेकिन UE तो बीच में कहीं पे आएगा ना, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, वो तो डिपेंड करेगा। अब UE के टर्म्स में ये रिजल्ट जज नहीं रहा, ये UE हमें खत्म करना पड़ेगा। भैया जो फिक्स क्वांटिटीज होती है ना, गिवन क्वांटिटीज, रिजल्ट उसके टर्म्स में आना चाहिए, ये कुछ जचा नहीं। UE के टर्म्स में रिजल्ट कुछ हमें जचा नहीं, हमें UE यहां से खत्म करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं। आगे लिखा मैंने ऑल्सो, यार 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आई लेंस की बात करूं, किसकी, आई लेंस की बात करूं, तो ये ई हो गया, ई हो गया, सब कुछ हमने ई वाला रख दिया। 1/UE प्लस 1/VE इक्वल टू 1/FE रख दिया, अगर मैं आई लेंस की बात करूं तो। ठीक है जी। अब देख, UE तो ठीक है, मैंने यहां पे UE खत्म करना है, कर दूंगा। अब आ गया कौन सा, VE, सेकेंड लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, यानी आई लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस VE। तो सेकेंड लेंस तो ये रहा, इसने इमेज कहां बनाई, ये देख A डबल डैश B डबल डैश। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या हुआ, VE हो गया। ठीक है जी, इट इज इक्वल टू VE, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के इक्वल है, क्योंकि इमेज तो कहां बनवाई है मैंने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनवाई है। ऊपर से नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि बात तो इसकी चल रही है ना भाई, इसका U उधर नेगेटिव, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना। तो VE की जगह तो चल क्या पुट हो जाएगा, -D, ये FE तो चल FE रहेगा। अच्छा, D फिक्स्ड है 25 सेंटीमीटर, तो उस टर्म्स में रिजल्ट चल जाएगा। FE वैसी फिक्स है कि भी दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ, उस टर्म्स में भी खैर चल जाएगा रिजल्ट, तो दिक्कत कोई है नहीं। इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिखा -1/UE इज इक्वल टू, इसको अगर मैं उधर जाने दूं, पहले पुट कर देता हूं, ये -1/U है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी यार, ये बन जाएगा 1/D, माइनस है ना, माइनस आएगा, इक्वल टू 1/F। ठीक है जी, इसको उधर भेज दे, जब ये उधर जाएगा तो -1/UE इक्वल टू ये हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D। उधर जाके क्या हो गया, ये ऐड हो गया जी। तो भाई यहां तक तो क्लियर ही होगा, वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। अच्छा यार, ये जो VE है ये मैं -D पुट किया, FE तो चलो FE है, यहां पे UE की वैल्यू हमें मान के चल रहे हैं, पुट मान के चलेंगे हम कि ये जो फार्मूला था
ये क्या था 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f था ना, माइनस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ue, तो ये मुझे कैसी पुट करनी चाहिए थी, नेगेटिव पुट करनी चाहिए थी। जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा d, वो भी नेगेटिव थी, जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो वो भी कैसी होगी, नेगेटिव पुट करनी चाहिए थी। इसलिए बेटा जी ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने 1/ue की वैल्यू निकाल ली यार, क्या कर ली हमने, 1/ue की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। देख अब ये जो 1/ue की वैल्यू अगर मैं देख रहा हूं तो क्या बन रही है, देख 1/ue इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d है ना, तो थोड़ा ध्यान देना। देयरफॉर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या आ गई, देख ये है माइनस, ये है 1/ue, ये है fo। 1/ue निकाल लिया मैंने, पुट कर दे तो क्या आएगा, माइनस 1/ue की जगह 1/fe प्लस 1/d है यार, साथ में fo भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा बस क्या करना है, मॉडिफाई कर लेना है। तो m इक्वल टू माइनस fo, देख बाहर लिखा यार, fe बाहर निकाल ले, fo तो पहले था, नीचे से fe क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, तो इसके पास तो बचा 1, इसके ऊपर चले गया fe। थोड़ा ध्यान से अब देख ले क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस fo तो बाहर ही था यार, fe बाहर, 1/fe बाहर निकाला, वो पहले वाले के पास तो 1/fe था, वो गया, 1 ही बचेगा, दूसरे वाले के पास नहीं था तो ऊपर लग गया। जब ऊपर से निकालते हो तो नीचे लग जाता है, नीचे से निकालते हो तो ऊपर लग गया यहां पर। तो यार ये है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इक्वल टू माइनस FO/FE1 प्लस FE/D। नेगेटिव आनी चाहिए थी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट है। खास बात, मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO है मैग्नीट्यूड में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपीस है। मतलब अगर तुम्हें ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, आई लेंस की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। तो जल्दी से इसको मैं क्लोज कर रहा हूं। क्या किया हमने, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किया। इसके दो केस बनाने होते हैं, एक इमेज कहां बनाऊंगा, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन पर, दूसरी कहां बनाऊंगा, अभी बनाते हैं इन्फिनिटी पे, नॉर्मल एडजस्टमेंट। डेरिवेशन मैग्निफिकेशन वगैरह करनी है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन वाला डायग्राम ही चलेगा, उसके बिना ड्राइव नहीं होगी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, रे डायग्राम बना दो टेलीस्कोप का, तो ये बना देना यार। अगर पर्टिकुलरली कहता है कि नहीं जी हमें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी वाला ही चाहिए, तो वो बना देना, अभी बना के दिखा देता हूं। अगर वो कहता है डिराइव भी करना है तो डिराइव देख फिर यही बनाना पड़ेगा। तो खेल सारा किसका, डायग्राम का है, सब कुछ डायग्राम में से ही निकल कर आया है, सारा खेल डायग्राम का ही है। ओके, क्लोज्ड, मैग्निफिकेशन आ गई। अगली बात लिख लो, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ब्रैकेट में लिखना नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। पहला केस क्या था, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ब्रैकेट में क्या था, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन थी, इसको मिटाई देते हैं पूरे को। और दूसरे में रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट स्थिति भी कहते हैं, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी कहते हैं। मैग्निफिकेशन लिखे रहते हैं क्योंकि इसको ही मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। इसी को हमने क्या कर देना आगे, मॉडिफाई
कर देना है जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मैग्निफिकेशन निकाल रहे होंगे। ओके, तो अगली बात, रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। डायग्राम वही, पहले क्या बनेगा भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा होगा, ये हो गया C1। इसने रेस कहां से इकट्ठी करनी है, इंफिनिटी से आती हुई रेज होंगी भाई, तो रेज कहां से इकट्ठी करनी है इसने, इंफिनिटी से। तो ये इंफिनिटी से आती हुई रेज, ये सीधी तीनों पैरेलल बना देंगे, पहले बन गई पैरेलल, ठीक है। फिर वही ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहां कहीं पे फोकस एज्यूम कर लेते हैं, ये बन गई भाई इमेज। फिर वही, इसका नाम क्या रख लेंगे, A डैश B डैश, ठीक है। अगली बात, अगला लेंस आएगा, अगर अगला लेंस ज्यादा करीब चले गया, ये उसके F और C के बीच में आ गया, तो इमेज इसी तरह वर्चुअल वाली लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन पे बनेगी। लेकिन हमने बोला हमें तो इन्फिनिटी पे ही चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन चाहिए। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन के लिए हमने इस लेंस को ऐसे एडजस्ट किया कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज है अगले वाले लेंस के पूरे पूरे फोकस पे आए। अब ये जब उसके पूरे पूरे भैया फोकस पे रख दोगे तो ये फाइनल इमेज कहां बनाएगा, इन्फिनिटी पे ही बनाएगा ना। तो यार ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, बड़ा खासम खास पॉइंट हो गया कि क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही थी इसने इमेज बनाई, तो ये पॉइंट पहले वाले यानी आई लेंस का फोकस है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, फोकस है भाई किसका, ऑब्जेक्टिव का। सॉरी यार क्या कर रहा हूं मैं, पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा वाला आई लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव का फोकस FO, ठीक है जी। अब यही पॉइंट जो है आई लेंस का भी क्या है, फोकस है। यही पॉइंट आई लेंस का भी क्या है मेरे भाई, फोकस है। क्यों, क्योंकि इसने इन्फिनिटी से अपने फोकस पे इमेज बनाई, वो इन्फिनिटी पे बनाएगा तो ये पॉइंट उसका फोकस है ना। तो ये पॉइंट दोनों का ही फोकस हो गया। क्या मजेदार पॉइंट है, दोनों का ही क्या हो गया, फोकस हो गया। FE भी है, FO भी है, अच्छा B डैश तो ये है ही है। फिर तीन तीन करेक्टर इस पॉइंट पे, ये FO FE भी है। बाकी इमेज की कोई दिक्कत नहीं है, ये FE है तो यहां पर कहीं पर FE मानकर ये FE हो गया। इससे एक रे पैरेलल चलाई, पैरेलल वाली कहां से चलेगी, इसके फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, ये ऑप्टिकल सेंटर पे भेज दी। भाई पैरेलल करनी है, मैंने बोला हुआ है, जब तुम्हें पता है पैरेलल होंगी तो करनी है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में, स्केल, पेंसिल, पेन, कॉपी, तो करनी है, तो मतलब करनी है, पता ना पैरेलल जाएगी तो पैरेलल कर दे। और ना आगे मिलेगी ना ही पीछे मिलेगी, ना आगे मिली ना ही ये पीछे मिली, तो ये स्थिति आ गई। यार मेरी लाइनें बड़ी अजीब सी बन रही हैं यार, टेढ़ी सी। मैं बार बार तभी बोलता होता हूं,
सामने से देख लेता हूं कि कैसे बनानी चाहिए थी। आप लोग स्केल से बनाना यार, टेढ़ी मेढ़ी सी नहीं नजर आनी चाहिए। शायद सही है, अभी भी सही तो नहीं लग रही है, मतलब व्यू ही नहीं सेट बैठ रहा। भाई अब तुम लोग देख लो सीधी बनी है कि नहीं बनी, मुझे तो लग नहीं रही है। ठीक है जी, ये ऐसे 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 इधर को जानी चाहिए यार, क्या हो रहा है। ये वाली रे भैया स्केल से बना लेना, मजाक हो रहा है यहां पर, हमसे तो बन ना रही। ये इधर और ये फिर भी सही है, बाकी देख लेना भाई, तुम्हें ज्यादा सही दिख रहा होगा। ये फिर भी सही है, ना इधर मिलेंगी यार ना उधर मिलेंगी। ये फाइनल इमेज है, इन्फिनिटी पे इमेज बननी चाहिए। ये बेटा डायग्राम नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन वाला डायग्राम है। फाइनल इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पे बनी है। ठीक है, कई बार आ जाता है। अब यहां पे एक बात जरूर नोट करने वाली रहेगी कि एक तो यार डायग्राम याद कर लो, बनाना आना चाहिए। बहुत आता है यार, मैं कहता हूं आता ही रहता है ये डायग्राम। तो एक तो ये डायग्राम याद कर लो कि ऐसे ऐसे करके ये डायग्राम बनाना है जी हमने। डन, मान लो ये डायग्राम बन गया। उसके बाद इसमें नोट करने वाली बात ये है कि यार अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिस्टेंस है नीले वाले से बनाते हैं, ये जो डिस्टेंस है दिस वन, यार ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है भाई, और इस टोटल डिस्टेंस को वैसे मैं L मान सकता हूं। L क्या हो गई? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हो गई। ठीक है, अब इस स्थिति में आप देख पा रहे होंगे L इक्वल टू FO प्लस FE आ रहा है। ये FO है, ये FE है, दोनों का सम कर दे। सिर्फ नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में आएगा, नॉर्मल उससे पहले जो बनाया था हमने लीस्ट डिस्टेंस वाले में नहीं आएगा ऐसा। अब इस पे न्यूमेरिकल बड़ा आता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में L इज इक्वल टू FO प्लस FE, और ऊपर से नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में फाइनल इमेज कहां बनी है? इन्फिनिटी पे। तो D क्या हो गया? इन्फिनिटी। अच्छा, 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई। 1 बाय इन्फिनिटी 0 होने से ये टर्म 0 हो गई। भैया ये क्या बची? मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस FO ओवर FE ही बची। क्या बची? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ही बचेगी। तो ये M इज इक्वल टू माइनस FO बाय FE बच रही है। ठीक है जी। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन वाले केस में इन दो फॉर्मूलाज का सेट है यार, ये सेट है। L इक्वल टू FO प्लस FE, M इक्वल टू माइनस FO बाय FE। इस पर न्यूमेरिकल खूब आता है, सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा। दोनों इक्वेशन का यूज करना होगा, किसी से F1 निकल जाएगी, किसी से FE निकल जाएगी। तो इस पे यार न्यूमेरिकल आपका खूब आएगा। अब आप देख लो यार कि मैंने अभी तक क्या करा दिया। हमने पहले क्या कराया कि जी टेलीस्कोप होते क्या, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक डायग्राम किसका बना? नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में जो इमेज बन रही है, ठीक है, उसका डायग्राम आ गया। प्लस फिर इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, पहले वाले केस में लीस्ट डिस्टेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेरिवेशन वगैरह आ गई। उसके बाद फिर अगली बात क्या आ गई? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला। अब इनकी ना तसल्ली से यार पहले आपको क्या आने चाहिए? डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल एंड सेटिस्फैक्ट्री क्या आने चाहिए? डायग्राम बनाने आने चाहिए। अब इसके बाद फिर हम
हाँ जी बेटा यार, तो अब अगली बात जो है वो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल है नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि यार सब कुछ छोड़ के इसी में से लास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स का, इसी में से क्वेश्चन डाल दे, और बहुत बार डाला हुआ है, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखोगे बहुत बार डाल रखा है इस पे। तो अगली बात रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मेरे भाई अगली बात रिफ्लेक्टिंग टाइप। अब मैंने पहले भी बताया था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है मतलब मिरर का यूज करेगा। अब पहले हम एक पॉइंट सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग पे आते हैं। डायग्राम कुछ नहीं है, डेरिवेशन है नहीं, इस पे डायग्राम बनाना है, बन जाएगा। मैं कह रहा हूं 15 मिनट में खेल खत्म इसका हो जाएगा। पहले बात को समझो यार, हमने बात की कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो यार उससे आने वाली रेज बहुत कम होंगी। तो हमने बना तो लिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसका ऑब्जेक्टिव भी रख लिया। भाई ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा रखेंगे उतना बढ़िया होगा, उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट से रेज कलेक्ट करेगा, उतनी ही इमेज ब्राइट बनेगी। वरना जब रेज ही नहीं कलेक्ट करेगा, हो सकता है इमेज बन रही हो इतनी डिम बन रही होगी, दिखाई नहीं देगी, पता ना लगेगा कुछ। अब कोई भी जब इमेज बनाते हैं, हम इमेज देखते हैं, वो देखा होगा, मोबाइल पे भी देखते हैं, टीवी भी, उसमें कई चीजें होती है ना, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस। शार्पनेस मतलब कितनी फोकस इमेज बन रही है, कंट्रास्ट मतलब वो पूरे कलर्स हैं कितने खिल रहे हैं, और ब्राइटनेस मतलब कितनी लाइट है। ब्राइटनेस अगर कंट्रास्ट बहुत कम कर दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी यार, ब्राइटनेस कम कर दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, जितनी मर्जी शार्प इमेज बनी हो। तो ज्यादा से ज्यादा रेज कलेक्ट करनी है हमें, उसके लिए ऑब्जेक्टिव का साइज ज्यादा से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। लेकिन यार अगर ऑब्जेक्टिव को हम लेंस से ही बनाएंगे या लेंस को ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, तो लेंस की ना अब ये नहीं है कि जितना मर्जी बड़ा कर दो, इसके बड़ा करने की भी कोई लिमिट होगी भाई। बहुत ज्यादा बड़ा कर दोगे लेंस तो मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, वो कलर्ड इमेज बनानी शुरू कर देगा, क्रोमेटिक एब्रेशन आ जाएगी, ऊपर से वो बड़ा बल्की हो जाएगा आपका टेलीस्कोप। तो लेंस यार बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाए जा सकते, तो एक लिमिटेशन होगी यहां पर। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया इन साइंटिस्ट लोगों ने, वो कहते हैं यार लेंस नहीं बड़े बनाए जा सकते, मिरर तो बड़ा बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा मिरर बना दिया, और डिश एंटीना टाइप नहीं होते, अब डिश एंटीना भी तो रेज कलेक्ट करती है, वो रेडियो वेव्स को कलेक्ट करती है। इन्होंने बड़े बड़े से मिरर, कनकेव मिरर बनाकर लगा दिए, खाली मैदान में फिट कर दिया। अब यार ये आसमान से आती हुई रेज को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये आसमान से आती हुई रेज को अपने फोकस पर डालता जाएगा। तो आसमान से आती हुई रेज मतलब वहां पे बहुत सारे हो सकता है ऑब्जेक्ट पड़े हो, कहां पर, आसमान पर यानी इन्फिनिटी पर। तो अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, एक बड़ा सा कनकेव मिरर लगा दिया, मैदान में फिट कर दिया, खाली मैदान में, रड़े मैदान में। ये क्या कर रहा है, रेज कलेक्ट कर रहा है। सारी की सारी रेज कहां आती जाएंगी, इसके फोकस पे आती जाएंगी। ठीक है जी। अब इसने क्या किया, इन रेज को अपने फोकस पे कलेक्ट कर लिया यार।
ठीक है जी। इन रेज को अपने फोकस पे इसने कलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास एक टेलीस्कोप है सिंपल वाला, ठीक है जी, वही जो मैंने बनाया था, ऑब्जेक्टिव लगाया, ये लगाया, वो लगाया, मेरे पास एक टेलीस्कोप है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मेरे पास वो टेलीस्कोप है, उससे मैं क्या करता हूं, इधर आसमान है भाई, ठीक है, उधर है आसमान, तो मेरे पास एक टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव, आई लेंस सब लगा हुआ जो हम कर रहे थे। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उससे डायरेक्ट आसमान में देखूं। जब डायरेक्ट आसमान में देखूंगा तो खैर दिखेगा कुछ ना कुछ तो, लेकिन उसका लेंस छोटा है, इतना बड़ा मान ले, इतना बड़ा मान ले। अब वो जितनी रेज कलेक्ट कर सकता था कर ली उसने, और इमेज बन गई, चलो दिख गई, कुछ ऑब्जेक्ट मुझे दिख गए। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा दूर थे, उनकी रेज ज्यादा कलेक्ट ही नहीं कर पाया। जो तो नजदीक वाले थे उनकी कलेक्ट कर ली, दिखा दिया बड़ा कर कर, वो दिखेंगे नहीं, बन रही होगी उनकी इमेज, लेकिन वो इतनी डिम बन रही होगी कि वो ऑब्जर्व ही नहीं होंगे, बैकग्राउंड में चले जाएंगे, ऑब्जर्व होंगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल ऐसे, आसमान उधर है ना यार, उधर देख वो आसमान है, अगर मैं इसको डायरेक्ट आसमान में देखने की बजाय अपने टेलीस्कोप को इस जगह पर फोकस कर दूं, इस पॉइंट पर, समझ बात को, अगर मैं डायरेक्ट इससे आसमान में देखता हूं तो ये सारी रेज कलेक्ट नहीं कर पा रहा, कुछ ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बन रही होंगी, इतनी डिम बन रही है, दिख ही नहीं रही। लेकिन अगर मैं उससे इस पॉइंट पे फोकसिंग कर दूं तो ये डायरेक्टली इमेज नहीं कलेक्ट कर पा रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली इसने रेज कलेक्ट कर ली। ये जो रेज इधर उधर फैल कर, क्योंकि बड़ा सा मिरर लगा रखा है, इस मिरर ने कलेक्ट करके यहां पे डाली थी, मैंने यहां अपना टेलीस्कोप वो रिफ्लेक्टिंग वाला फिट कर दिया। अब डायरेक्ट आसमान में नहीं देखता हूं, इस पॉइंट पे देखता हूं। इस पॉइंट पे देखूंगा तो वो रेज जो ये डायरेक्ट नहीं भी ले सकता था उसको भी कलेक्ट कर रहा है। तो भाई दोनों की जो कॉम्बिनेशन बनकर बना हुआ, तो वो भी टेलीस्कोप ही, सिंपल टेलीस्कोप के साथ ये मिरर की कॉम्बिनेशन लगा दो तो ओवरऑल जो बन गया वो क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फायदा क्या हुआ कि भाई इमेज की ब्राइटनेस बढ़ गई। फायदा क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम को ही रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोल दिया ना, तो इस पूरे सिस्टम की जो लाइट गैदरिंग पावर है, या कह लो लाइट कलेक्ट करने की जो पावर है, वो क्या हो गई, बढ़ गई। उससे वो चीजें भी दिखेंगी जो सिंपल वाला टेलीस्कोप, सिंपल तो खैर नहीं था, एस्ट्रोनॉमिकल ही था, बढ़िया था, काफी कुछ दिखाता था, लेकिन वही तसल्ली नहीं ना होती बंदे को। वो कहता नहीं बहुत कुछ दिख गया, अब और कुछ जो नहीं दिख रहा साला वो भी देखना है। अब वो देखने के लिए फिर कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गई भाई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये जो कनकेव मिरर है ये ऑब्जेक्ट लेंस का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस का रोल क्या होता था, रेज को कलेक्ट करना। अब रेज कलेक्ट करने का काम इसके पास आ गया, तो अपने पास दो चीजें होती है टेलीस्कोप में, एक होता है आई लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यार ये जो मिरर है ना, ये किसका काम कर जाएगा, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और जो मैंने यहां पर टेलीस्कोप लगाना है उसको अब आई लेंस ना कह के आई पीस बोल देंगे, आई पीस बोल देंगे। वो सिंपल वाला टेलीस्कोप है, उसमें दो लेंस लगे हुए हैं, एक उसका अपना ऑब्जेक्टिव है, एक उसका आई लेंस है, वो मिलकर जो बनेगा अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं कहलाया जाएगा, जो उन दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या कह देंगे, आई पीस कह देंगे, ठीक है जी। वो यहां पे अब मैंने लगा देना है, बन गया क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो बात को समझना, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव कौन है, ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। आई पीस क्या है, वो सिंपल वाला टेलीस्कोप है जिसमें दो लेंस लगे हुए हो सकते हैं, तभी मैंने इसको क्या बोला, आई पीस बोलो। अब अगली बात,
पेपर में अगर आ जाए, ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप, तो भैया टेलीस्कोप तो दो तरह के हो गए, रिफ्लेक्टिंग भी हो गया, रिफ्रैक्टिंग भी हो गया, जरा मर्जी बना देना। उसने बोला ना टेलीस्कोप, जो मर्जी बना। अगर उसने बोला रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही बनाना है, तो भाई रिफ्रैक्टिंग टाइप बनाना पड़ेगा। उसने बोला रिफ्रैक्टिंग टाइप नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनाना है, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही बनाना पड़ेगा। उसने बोला रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बना, क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग टाइप, तो ये बनाना पड़ेगा। ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसके दो डायग्राम दिए होते हैं किताबों में, रिफ्लेक्टिंग टाइप के दोनों बना देता हूं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप के दो डायग्राम दिए होते हैं किताबों में, एक जिसको हम कहते हैं न्यूटोनियन टाइप, कौन सा भाई? न्यूटोनियन टाइप, और दूसरा जिसको बोलते हैं कैसेगेरियन टाइप। वैसे तो न्यूटोनियन ही आता है, लेकिन अगर वो कहता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बना, तो तू न्यूटोनियन कैसेगेरियन दोनों में से कोई भी डायग्राम बना सकता है। अगर वो कहता है न्यूटोनियन ही बनाना है, तो न्यूटोनियन वाला ही बनाना पड़ेगा। अब फर्क क्या है? पहले मैं न्यूटोनियन बना देता हूं। न्यूटोनियन में क्या है? ये एक कनकेव मिरर है जो ऑब्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया, इसने रेज कलेक्ट की, यहां पे 45 डिग्री पे एक क्या लगा देते हैं? प्लेन मिरर लगा देते हैं भाई। तो न्यूटोनियन में यहां पर एक प्लेन मिरर लगा होगा, ठीक है। ये रेज को नीचे ले आएगा, 45 पे लगाया ना, 45 पे पड़ रही होंगी, ये नीचे ले आएगा। यहां पर फिर हम अपना क्या लगा देंगे? आईपीएस लगा देंगे। ठीक है जी। ये क्या बन गया आपका? न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बन गया, न्यूटोनियन टाइप। अगर मान लो कैसेगेरियन बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बस डायग्राम का थोड़ा सा फर्क है। बाकी नोट्स वोट्स में, बुक में देखो जाकर, उसमें बस कनकेव मिरर थोड़ा जगह ज्यादा चाहिए, लेकिन उसको हम मिटाएंगे नहीं, ऐसे ही बना देंगे। कैसेगेरियन टाइप में ये कनकेव हो गया, ठीक है जी, ये कनकेव है, यहां कहीं इंफिनिटी है, इसने इंफिनिटी से आती हुई रेज को क्या करना है? कलेक्ट करना है। जो भी है इसको माउंट किया होगा किसी स्टैंड वैंड पे। ये क्या हो गया? कनकेव मिरर हो गया। बेटा यहां पर अब इसके बीच में ना पार्शियली रिफ्रैक्टिंग होता है, मतलब यहां पर जगह है जिससे रे बाहर जा सके। कैसेगेरियन में यहां पे हमने प्लेन मिरर लगाया ना, न्यूटोनियन में प्लेन की जगह यहां पर क्या लगा होता है? एक कन्वेक्स मिरर लगा होगा, रेज इस पे पड़ेंगी 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 पड़ेंगी, और ये इनको वापस ऐसे भेजेगा। और मैंने बोला ये वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग नहीं है, समझो, यहां से रे पड़ी, यहां तक रिफ्लेक्टिंग है, बीच का हिस्सा खाली छोड़ रखा है, वहां पे सिल्वरिंग नहीं कर रखी, यानी इसका बीच का ये वाला जो हिस्सा है सेंटर वाला, ये मिरर नहीं है, वो सिंपल ग्लास है। बाकी इसका जो ऊपर वाला कनकेव पार्ट, नीचे वाला कनकेव पार्ट, समझ गए होगे बात को, वो रिफ्लेक्टिंग है। बीच में थोड़ा पोर्शन छोड़ा होता है जिससे रे रिफ्लेक्ट ना हो, बाहर निकल जाए। अब यहां पर फिर वही अपना सिंपल वाला क्या लग जाएगा? टेलीस्कोप। तो ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो डायग्राम है ना यार,
ये किसका हो गया? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा वाला? जल्दबाजी में कुछ नहीं कराया मैंने, बस है ही इतना ही करना है। ये कैसेगेरियन टाइप वाला डायग्राम, ज्यादा न्यूटोनियन के चांसेस ही है। यही आ जाता है यार, बंदा वो रिफ्लेक्टिंग टाइप करता रहता है, उसकी डेरिवेशन करता रहता है, वो कहेगा न्यूटोनियन टाइप का डायग्राम बना दे, रिफ्लेक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप का डायग्राम बना दे, तो यही बना के आ जाना है, बस बात खत्म। उतने ही चांसेस इसके हैं, लेकिन ये बड़ी इजीली निपट जाता है। ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्टिव आ गया, और ये आईपीस हो गया। ये कैसेगेरियन टाइप का डायग्राम हो गया बेटा। ठीक है जी। अब मैंने बोला, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में इतना ही है, यही डायग्राम है। अब जो यहां पर सबसे मेन क्वेश्चन आता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप में बनाने के लिए ज्यादा है नहीं, ये डायग्राम बन जाता है, आसानी से बन जाता है, थोड़ा बहुत आप समझा देती हो। यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, दो क्वेश्चन इसके साथ जुड़ते हैं, समझ लो। जब भी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आया, रिफ्लेक्टिंग टाइप पे, मिरर वाले पे, तो दो क्वेश्चन साथ में आमतौर पर आएंगे। पहली कि जी इसके एडवांटेजेस बताओ, एडवांटेजेस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये आएगा ही आएगा, टेलीस्कोप। यहां आ जाएगा कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेलीस्कोप बताओ, और फिर बताओ कैसे रिफ्लेक्टिंग टाइप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे ये गुड है। ठीक है, तो यहां तो इसकी एडवांटेजेस आ जाएंगी ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है, एडवांटेज और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जाहिर सी बात है एडवांटेज किसी के कंपैरिजन में होगी ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो यार देखो, पहली बात, इसका डायामीटर ज्यादा रखा जा सकता है। मैं वैसे समझा दूंगा सीक्वेंस में, अब आपके पास नोट्स हैं उसमें से पढ़ लेना, मैंने बता दिया ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डायामीटर इसका ज्यादा रखा जा सकता है। अब डायामीटर ज्यादा रखे जा सकने, रिफ्रैक्टिंग में भैया लेंस था, मैंने बोला था लेंस बहुत बड़ा नहीं बना सकते, जितना बड़ा मिरर बना सकते हो उतना बड़ा लेंस नहीं बना सकते। तो इसका ऑब्जेक्टिव का डायामीटर लार्ज, किसका? ऑब्जेक्टिव का जो डायामीटर है वो बड़ा रखा जा सकता है। इससे क्या हो गया? इसकी हाई लाइट गैदरिंग पावर हो गई। अच्छा, लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो गई इसकी एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, तो ब्राइटनेस ज्यादा हो गई। लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा, तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज मोर हो गई। ठीक है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज मोर आएगी। मैग्निफिकेशन तो चलो उसमें कोई खास फर्क नहीं है, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी, दिखेगी तो सही। तुम टेलीस्कोप को डायरेक्ट देख रहे थे आसमान में, तो कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे थे, कुछ नहीं दिख रहे थे। जो दिख रहे थे तुम्हारे लिए तो वही थे ना ऑब्जेक्ट। यहां पे लगा के देखोगे तो जो पहले दिख रहे थे वो तो दिखेंगे, जो बैकग्राउंड में इतने डिम थे वो भी दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनसे भी ज्यादा रेस आनी शुरू हो गई। तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या आएगी? ज्यादा आ जाएगी। अच्छा, एक और बात, एक ना कोई भी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इनकी ना अपनी एक रिजॉल्विंग पावर होती है। तो कोई भी टेलीस्कोप होगा उसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव होती है। डी क्या है यहां पर? डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टाइप में ऑब्जेक्टिव का डायमीटर बड़ा रखा जा सकता है। इससे एक तो इसकी लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा हो गई, और दूसरा रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मतलब इमेज की क्लैरिटी ज्यादा होगी।
इमेज की क्लैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दो एडवांटेजेस वैसे ही मैंने बोल दी कि हाई रिजॉल्विंग पावर होगी एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, हाई लाइट गैदरिंग पावर होगी तो इमेज आपकी ब्राइट बनेगी। ओके, दूसरा इसके मतलब सीरीज में बहुत सारे ये लगाकर बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो अब सीक्वेंस में बेटा नोट्स में दे रखा है, बोर्ड क्वेश्चन में दे रखा है, वहां से पढ़ो, क्योंकि फिर वही लेक्चर में उतना रखो जितना का बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ चीजें पढ़ी जा सकती है तो उसको पढ़ लेना यार। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना, एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पे क्वेश्चन आया, जो कि आता रहता है, तो साथ में इन क्वेश्चंस के साथ आएगा कि जी ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड गिव इट्स एडवांटेजेस ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। यहां कभी रिफ्रैक्टिंग टाइप की डिसएडवांटेजेस आएंगे, देख उसकी एडवांटेजेस नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि प्रैक्टिकली रिफ्लेक्टिंग ही यूज होता है। दिखने में डायग्राम उसका बहुत बढ़िया था एंड मजे आ रहे थे बनाते वक्त, इसका बड़ी सिंपली बन गया। तो मैंने बोला है जो ज्यादा सिंपल होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिकली यूज ही होता है। जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स या एस्ट्रोनॉमी वाले बंदे लगे होंगे काम करने, सीरियस वाला साइंटिस्ट लोग, तो प्रैक्टिकली ये यूज होते हैं भाई। वो छोटे लेवल पे यूज होते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए यही यूज होते हैं। तो प्रैक्टिकली यही यूज है, यही एडवांटेजेस ही है। क्वेश्चन दोनों पे आ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पे आएगा तो साथ में इसके एडवांटेजेस वो पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेलीस्कोप पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेलीस्कोप क्या है कि एक तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, लाइट गैदरिंग पावर क्या हो, ज्यादा हो, सब कुछ क्या हो, ज्यादा हो। तो अगर ये टॉपिक हमारा कवर अप हो गया तो भाई रे ऑप्टिक्स कवर अप हो गई। ओके, कर दी मैंने खत्म। मुझे स्टार्टिंग में था कि पता नहीं कितना फैल जाएंगे, किधर को चल पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर आपका आज का नहीं हुआ होगा, 1 घंटे से तो ऊपर हो गया। रे ऑप्टिक्स क्लोज्ड, ठीक है जी, ये लास्ट लेक्चर था रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स क्लोज हो गई। इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे आपको, जो भी बचा खुचा काम होगा वो कवर अप करेंगे हम लाइव क्लास में, न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तो अभी 2-4 दिन का गैप दे रहे हैं आपको। उसके बाद फिर हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो बड़ा अजीब सी चीज है, मुश्किल सी चीज है, तो हम 2-4 दिन का रेस्ट करने जा रहे हैं। रेस्ट तो खैर नहीं, आगे मतलब टॉपिक्स नहीं आएंगे, बस डाउट सेशंस चलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही भैया, रे ऑप्टिक्स में भी इतना ही। मिलते हैं लंबे ब्रेक के बाद, इस बार लंबी ब्रेक है वेव ऑप्टिक्स के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।